हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं मिसेस हेमलता कन्याल आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। ओके, इससे पहले पार्ट 6 तक आपको जोशी सर ने पढ़ाया होगा ना, तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जवानी। ओके, आप सब लोग अपना बुक ओपन कीजिए और पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे आप भी। आप फिंगर टच करके पढ़ेंगे डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। ओके, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 यानी 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी की बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो बच्चों, इसमें क्या है, एक डाकिये की कहानी है जिसका नाम क्या होता है, कंवर सिंह होता है। तो डाकिये के बारे में इसमें बताया गया है ना। इसमें लिखा है शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। शिमला हिमाचल की राजधानी है। तो शिमला के माल रोड पर क्या है, एक जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में क्या हो रहा है, डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर का अर्थ होता है, एक पोस्ट ऑफिस में एक क्या होती है, पोस्ट होती है पैकर की। ओके, और 3 महिला डाकिया फटाफट क्या कर रहे हैं, डाक छांटने का काम कर रहे हैं। और वहीं पर एक डाकिया है, उसका नाम क्या है, कंवर सिंह है। उसी जो डाकिया कंवर सिंह है, यहाँ उनसे बातचीत हो रही है। ओके, बातचीत आगे दी गई है। ओके, तो उनसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, आपका शुभ नाम। तो वो उत्तर देते हैं, मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपका शुभ नाम क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा नाम क्या है, कंवर सिंह है, और मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले का नेरवा, हिमाचल में क्या है, शिमला ज़िले में नेरवा गांव है और वहाँ का मैं निवासी हूँ। और मेरी उम्र कितनी है, 45 साल है। उन्होंने बताया मेरी उम्र 45 साल है। अब उनसे दूसरा प्रश्न पूछा गया, आपके परिवार में कौन कौन हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। उनसे पूछा गया, आपके परिवार में कौन कौन हैं, उनके बारे में भी आप बताइए। तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बोला मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का। तो 2 लड़कियों की शादी हो गई है। और उन्होंने कहा, मेरा एक बेटा था जो गांव में पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया और उसकी मौत हो गई। ओके, तो उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं। तो उनसे पूछा गया, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। तो उनसे पूछा गया कि आपके इलाके में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्या वो अक्सर होती रहती हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है।
हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ऐसी घटना तो अक्सर हमारे यहाँ होती रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, पहाड़ी इलाका है। हिमाचल पहाड़ी इलाका है ना, जैसे हमारे यहाँ है पिथौरागढ़ के पहाड़ हैं, वैसे ही हिमाचल में भी है ना पहाड़। वहाँ तिरछी ढलान है और क्या है, घास काटती हैं औरतें, तो कई औरतें तो घास काटते हुए गिर जाती हैं पहाड़ों से। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, उनको क्या करना पड़ता है, कोई दूसरा रास्ता तो वहाँ है नहीं, तो उसी रास्ते से उनको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंची है। ओके, हिमाचल में ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। तो वहाँ कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी तक भी बस नहीं पहुंची है, तो क्या करना पड़ता है, पैदल ही चलकर पहुंचना पड़ता है। ओके, तो उनसे आगे पूछा गया, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे। तो उन्होंने पूछा, तो बच्चे आपके पढ़ने कैसे जाते होंगे। तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे गांव में ही पढ़ने जाते हैं। स्कूल कितनी दूर है वहाँ से, 5 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है और दूसरी 12वीं तक, और तीसरी लड़की 12वीं में पढ़ रही है। ओके, और बेटा 10वीं में पढ़ता है। अब नेक्स्ट पेज निकालेंगे। नेक्स्ट पेज में देखेंगे आप लोग, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन हैं। क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ कौन कौन लोग हैं, आपको क्या कहकर पुकारते हैं, क्या डाकिया कहकर आपको बुलाते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। पहले क्या था, भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण गांव का डाक सेवक था। ओके, अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तो उन्होंने कहा, पहले क्या था, मैं गांव में डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ। पैकर क्या होता है, एक पोस्ट होती है। ओके, डाक सेवक की एक ग्रामीण डाक की एक पोस्ट होती है पैकर। ओके, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला। तो डाक सेवक की वर्दी भी क्या होती है, नीली होती है, और पैकर की वर्दी भी नीली होती है। ओके, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी ग्रामीण डाक सेवक था पहले, अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तो उन्होंने कहा, मैं अभी भी नीली वर्दी पहनता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट उनसे पूछा गया, डाक सेवक को करना क्या क्या होता है। उन्होंने जवाब दिया, मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव जाता हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया, तो मुझे क्या करना पड़ता है, चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन, ये सब गांव में ले जाने पड़ते हैं और उनको देने पड़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। उनसे पूछा, क्या आप अभी भी ये काम करते हो, क्योंकि आजकल तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं, आप यही काम करते हो अभी भी। तो उन्होंने जवाब दिया, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया
डाक ही है, इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतज़ार करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, शहर में भले ही संदेश के कई नए साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गई, आ गए हैं ना, जैसे मैसेज भेजते हैं हम फ़ोन से, ईमेल करते हैं वगैरह, लेकिन गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में तो आज भी एक संदेश पहुंचाने का जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। ओके, अपनी चिट्ठी के लिए लोग बहुत इंतज़ार करते हैं। अब उनसे पूछा, हमने सुना कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। तो डाकिया ने क्या कहा? आपने बिल्कुल ठीक सुना है, हमारे देश की डाक सेवा जो है दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। ओके, केवल 5 रुपये में हम कहीं भी देश के कोने में क्या कर सकते हैं? चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो बहुत ही सस्ता है, कितने का है? केवल 50 पैसे का है। और हम देश के किसी भी कोने में अपना क्या कर सकते हैं? चिट्ठी और पोस्ट कार्ड से अपना संदेश भेज सकते हैं। ओके, अब उनसे पूछा गया, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी आर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी दादी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। तो उन्होंने कहा, मुझे अपनी नौकरी, तो उनसे पूछा गया कि आपको अपनी नौकरी में बहुत मज़ा आता होगा ना? तो क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने क्या कहा? मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। क्यों लगती है? जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी आर्डर, जो देश के कहीं कोने में बॉर्डर में सिपाही लोग नौकरी करते हैं, उनका मनी आर्डर लेके मैं जब उनके घर पहुंचता हूँ, तो उनके बूढ़े माँ बाप क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं। ओके, ऐसे ही किसी की रजिस्ट्री पत्र जब मैं पहुंचाता हूं, जिसमें रजिस्ट्री में क्या होता है? किसी का रिजल्ट होता है, किसी का नियुक्ति पत्र होता है, नौकरी के लिए जो नियुक्ति होती है उसका पत्र होता है, तो लोग उसको पाकर क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं। तो मुझे उनकी खुशी देखकर, वो बोलते हैं कि मुझे उनकी खुशी देखकर बहुत खुशी मिलती है। तो बूढ़े दादा दादी की पेंशन जब उनके पास में पहुंचाता हूं, तो उनके चेहरे में क्या होती है? बहुत खुशी होती है, बहुत खुश हो जाते हैं। 6 महीनों तक वो मेरा इंतज़ार करते हैं। तो हिमाचल में क्या होता है? जो बूढ़े लोग होते हैं उनको हर महीने पेंशन ना देकर उनको 6 महीने इकट्ठे पेंशन दी जाती है। तो जब डाकिया आता है पेंशन लेके, हिमाचल में बूढ़े लोग 6 महीने तक उनका इंतज़ार करते हैं ना डाकिए का, तो वो देने में मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा कौन कहता है? डाकिया। ओके, तो बेटा आप पेज पलटेंगे। अब नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे,
नेक्स्ट पेज निकालेंगे और अब उनसे पूछा गया, आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो उनसे क्या पूछा, आप क्या शुरू से ही इस डाकघर में काम कर रहे हैं? तो बताते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। तो उन्होंने जवाब दिया, शुरू में मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। तो उन्होंने कहा वहाँ लाहौल स्पीति ज़िला था, वहाँ एक गांव था, वहाँ गांव का नाम क्या था? किब्बर। तो किब्बर गांव में 3 साल तक मैंने नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। जो किब्बर गांव है लाहौल स्पीति ज़िले में, हिमाचल का क्या है? सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर में। तो किब्बर गांव के बाद उन्होंने 3 साल तो किब्बर गांव में नौकरी की, उसके बाद 5 साल तक काजा और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे। उन्होंने बताया कि उस समय, जिस समय मैं काजा, किन्नौर और किब्बर गांव में था, तो उस समय यहाँ क्या था? टेलीफोन की सुविधा बिल्कुल नहीं थी। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक जाती थी। तो बसें तो थी, सिर्फ मुख्य स्थानों तक, मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं, अभी भी हिमाचल में कई ऐसे गांव हैं, न तो बस जाती है वहाँ और न ही वहाँ टेलीफोन की सुविधा है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान सम्मान किया जाता है। जहाँ न बस होती है, न टेलीफोन की सुविधा होती है, तो ऐसे गांव में तो डाक सेवक क्या कहता है कि वहाँ पर डाक सेवक का बहुत ही मान सम्मान किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुँचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो उनसे पूछा गया, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वहाँ डाक पहुँचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिंकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैंने 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नोबाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाता है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी
6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। तो डाकिये ने कहा, तो उनसे पूछा गया कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना तो आसान नहीं होगा। तो उन्होंने जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि मुश्किलें तो बहुत आती हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले में रिंगकांग पीओ में नौकरी करता था तो सुबह वो बोलते हैं कि जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिंगकांग पीओ में नौकरी करता था तो वहाँ पर 6 बजे मेरी ड्यूटी लगती थी। तो मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस में डाक का बोरा उतारता था। तो वो अपनी मुश्किलों के बारे में बता रहे हैं। पैकर को तो ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल के, वो बताते हैं कि किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल के बहुत ठंडे ज़िले हैं और ऊंचे ज़िले हैं। तो वहाँ बहुत ठंडा होता है। वहाँ क्या होता है कि अप्रैल के महीने में भी बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ के चलते पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। पैरों में बहुत ठंड लग जाती है। वो बताते हैं कि पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है वरना स्नो वाइट हो जाता है। स्नो वाइट में क्या होता है, स्नो वाइट बर्फ़ के कारण स्नो वाइट होता है, जिसमें क्या होता है पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाते हैं। गैंग्रीन रोग जब हो जाता है, एक प्रकार की बीमारी होती है गैंग्रीन जो बर्फ़ से होती है। उसमें क्या होता है, उंगलियां झड़ भी सकती हैं। उंगलियों में क्या होता है, पूरे पैर ही, उसमें उंगलियां भी नीली पड़ जाती है, पूरा पैर नीला पड़ जाता है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। ओके, वो क्या होता है, बर्फ़ के कारण गैंग्रीन हो जाता है, वो एक रोग होता है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर डाक पहुंचाने के लिए 26 किलोमीटर रोजाना जाना पड़ता है। तो डाकिया कहता है, तो हिमाचल के घर बहुत दूर दूर होते हैं। तो वो कहते हैं कि एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर का सफ़र उनको तय करना पड़ता है। ओके, और हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी क्या होती है, लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। दूर दूर वहाँ पे क्या होते हैं, गांव होते हैं। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8-10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। जो हिमाचल के गांव दूर दूर होते हैं ना, वहाँ पर 8-10 घर एक साथ होते हैं, 8-10 घर एक साथ होते हैं। तो क्या करना पड़ता है, डाकिये को बहुत चलना पड़ता है वहाँ पे। तो डाकिया कहता है चलने की तो हमारी आदत ही है। तो वो अपनी ज़िंदगी के लिए कहता है कि ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। वो कहता है कि डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना बहुत पड़ता है। ओके, तो आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो इसमें उनसे पूछा गया कि पहले आप डाक सेवक थे। ओके, अब पैकर क्या होता है, थोड़ा डाक सेवक से थोड़ा ऊंची पोस्ट होती है। ओके, पैकर है, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो बताते हैं, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कई ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। पैकर का वेतन बापू के जितना ही हो जाता है। जब अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत, अगले पेज में है, अब मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है, जिससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा।
तो डाकिया बताता है, तो डाक सेवक बताता है पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। उनसे पूछा गया कि आप अभी डाक सेवक हैं, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो वो बताते हैं पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। पैकर के बाद तो डाकिया बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक इम्तिहान होता है, परीक्षा होती है, उसको पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम है, तो जो डाक सेवक होता है उनका वेतन जो पैकर होता है उनका वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू जो होते हैं उनका वेतन उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी, अब आगे को क्या होता है, डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट पेज में है, हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं तो वो बताते हैं कि उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों का काम क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो पैकर कहता है आने वाला समय पता नहीं कैसा होगा। अब उनसे पूछा जाता है काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो? जब आप काम करते हो उसके दौरान आपको कभी कोई ख़ास बात आपकी साथ हुई है या कोई ख़ास घटना आपके साथ हुई है, उनसे पूछा जाता है। ओके, तो बताते हैं एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। तो उन्होंने एक घटना जो उनकी ज़िंदगी में हुई वो बताते हैं। जब उनका ट्रांसफ़र शिमला के एक जनरल पोस्ट ऑफिस में हुआ था, तो उन्होंने बताया कि मुझे रात में रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी का काम करना पड़ता था। यह 1998 की बात है। ये कब की बात बताते हैं वो? 1998 की बात। ओके, 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। जनवरी का महीना था, 29 क्या थी, डेट थी, और रात के लगभग 10:30 बजा हुआ था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। बाहर से कोई आया होगा, उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? तो जो पैकर था उसने पूछा होगा कौन है। जवाब आया दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो जो दरवाज़ा खटखटा रहे थे उन्होंने पूछा दरवाज़ा खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि 5-6 लोग अंदर घुस रहे हैं और उन्होंने क्या किया, पैकर को पीटना शुरू कर दिया। ओके, मैंने पूछा मुझे क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने पूछा, तो पैकर ने पूछा कि मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, कोई भी जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। जिस ऑफिस में पोस्ट ऑफिस और रेस्ट हाउस में वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने उनको बहुत पीटा और लाइटें भी क्या कर दी, बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। उन्होंने कहा, वो बताते हैं कि उससे पहले कि मैं कुछ कर पाता या कुछ कह पाता, तो उन्होंने क्या किया, भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे कि उनका सर क्या हो गया, फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। वो चिल्लाते रहे।
उसके बाद मैं बेहोश हो गया। तो चिल्लाते चिल्लाते क्या हो गए, बेहोश हो गए और मुझे कुछ भी पता न चला। और जब वो बेहोश हो गए तो उनको कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। तो अगले दिन जब उनको होश आया तो वो कहाँ थे, शिमला में इंदिरा गांधी एक मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है, उसमें उनको क्या कर रखा था, भर्ती कर रखा था, दाखिल कर रखा था। ओके, दाखिल का अर्थ होता है भर्ती करना। वहाँ वो ले गए होंगे अस्पताल में। ओके, अस्पताल में उनको दाखिल किया। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, उनके सिर में क्या हो रहा था, भयंकर तेज दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। जो उनका बेटा था वो भी उनके साथ 17 साल का था वो, और उनके साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। तो जब उनकी चिल्लाने की आवाज़ आई तो उनका 17 साल का बेटा और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक रहते थे उनकी आवाज़ सुनकर दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल ले गए। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उनके सिर पर क्या थे, कई टाँके लगे हुए थे, जिसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। उसके कारण, उनकी मार के कारण उनकी आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि मुझे इतना मारा कि मेरे सर पे बहुत सारे टाँके लगे और जिसकी वजह से मैं आज एक आँख से देख नहीं सकता हूँ। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। जान पर खेलकर बच्चों, यह एक मुहावरा है, अपनी जान की परवाह किए बिना। ओके, इसका अर्थ होता है अपने जान की परवाह किए बिना। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड दिया। तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने अपनी जान पर खेला ना, अपनी जान की परवाह न कर चीज़ें बचाने के लिए सरकार ने क्या किया, बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड दिया, मतलब इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। यह इनाम उनको कब मिला, ये अवार्ड उनको मिला 2004 में, 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो इस इनाम में क्या होता है, 500 रुपये होते हैं और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। तो ये देखकर मैं और मेरा परिवार, वो बताते हैं कि मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो कहते हैं आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो सरकार ने जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में उनको दिया गया। तो वो बहुत खुश हुए। इसमें क्या दिया गया, 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो जिससे मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। वो कहते हैं कि मुझे इनाम मिला जिसमें क्या थे, 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया था। इसको देख के मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ओके, वो कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ओके, तो बच्चों इसमें 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो जो उनको इनाम दिया गया था वो क्या था, 500 रुपये थे और प्रशस्ति पत्र। जो प्रशस्ति
पत्र है वो क्या होता है आपको पता है? आपको मैं बताती हूँ। प्रशस्ति पत्र होता है वह पत्र जिसमें प्रशंसा की गई हो। ओके, प्रशंसा की गई हो जिसमें वो क्या होता है? प्रशस्ति पत्र। यह पत्र कब मिलता है? जब हम कोई सराहनीय या उल्लेखनीय काम करते हैं। ओके, यह पत्र होता है, यह एक पत्र होता है जिसमें स्वाधीनता दिवस पर मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा यह पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र क्या होता है? जिसमें प्रशंसा लिखी गई हो। यह पत्र स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को उल्लेखनीय कार्य की यह पत्र उनको मिलता है जिसने उल्लेखनीय कार्य किया हो। यह पत्र मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, प्रशस्ति पत्र क्या होता है बच्चों? जिसमें प्रशंसा लिखी गई हो। यह पत्र स्वाधीनता दिवस पर उल्लेखनीय कार्य करने वालों को मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। ओके, यह कहानी के लेखक कौन है? प्रतिमा शर्मा। प्रतिमा शर्मा इस कहानी के लेखक हैं। तो उन्होंने बताया है कि आपने देखा होगा ना, जो डाकिया है उसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए ना, फिर भी वो घबराए नहीं ना। फिर भी उन्होंने क्या किया? अपनी मेहनत से बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड जीता ना। तो हमें क्या करना चाहिए? कठिन परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। ओके, आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। ओके, रीडिंग करेंगे। थैंक यू।